स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 11 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन के पाठ संख्या 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और यदि आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे संबंधित यदि कोई आपको महत्वपूर्ण वीडियो लगता है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। राजस्थान में स्थापत्य, मूर्तिशिल्प एवं चित्रशैलियाँ, इसके अंतर्गत हमने राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके विषय में अध्ययन कर लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं उससे आगे का भाग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान में राजप्रासाद एवं महल स्थापत्य। इससे पूर्व दुर्ग और मंदिरों से संबंधित हमने अध्ययन कर लिया है। तो देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों में राजप्रासाद वास्तु का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। राजस्थान को इतिहास में राजाओं के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि राजा अपने रहने के विस्तृत आवास बनाते। दुर्भाग्य से अब राजस्थान के प्राचीन और पूर्व मध्यकाल की संधि काल के राजप्रासादों के खंडहर ही शेष बचे हैं। मेनाल, नागदा आदि स्थानों के राजप्रासादों के खंडहर ये बताते हैं कि वे सादगी से युक्त थे। इनमें सकरे दरवाजे और खिड़कियों का अभाव है जो सुरक्षा के कारणों से रखे गए हैं। मध्यकाल में राजप्रासाद विशाल, भव्य और अलंकृत बनने लगे। पूर्व मध्यकाल में अधिकांश राजप्रासाद किलों में ही देखने को मिलते हैं। इन राजप्रासादों में राजा एवं उनके परिवार के अतिरिक्त उनके बंधु बांधव और अति विशिष्ट नौकरशाही रहा करती थी। इस युग में भी कई वास्तुविद हुए जिनमें मंडन, नापा, भाणा, विद्याधर आदि प्रमुख हैं। कुंभायुगीन प्रख्यात शिल्पी मंडन का यह विचार है कि राजभवन नगर के मध्य में अथवा नगर के एक तरफ किसी ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। उसने जनाना एवं मर्दाना महलों को सुगम मार्गों से जोड़े जाने की व्यवस्था सुझाई। उसने अन्य महलों को भी एक दूसरे से जोड़ने और सभी को एक इकाई का रूप देने पर बल दिया। कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं शताब्दी के पश्चात महलों में मुगल प्रभाव देखा जा सकता है। अब इन महलों में तड़क भड़क देखी जा सकती है। फंवारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव को इन इमारतों में देखा जा सकता है। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के समय के प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर का फूल महल आदि मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 17वीं शताब्दी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में निर्मित महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियां, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को भी स्थान मिलने लगा। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस प्रमुख है। राजस्थान के महलों में डीग के महलों का विशिष्ट स्थान है। डीग के महल जाट नरेश सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे, जिन्हें कॉर्निस कहते हैं, ये प्रभाव उत्पादन करते हैं। डीग के महलों एवं इनमें बने उद्यानों का दृष्टिभाव अर्थात दिखना विशेष कौशल का परिचय कराता है। यह जल महल के नाम से भी प्रख्यात है। डीग के महलों में गोपाल भवन विशेष है। हवेली स्थापत्य, राजस्थान के बड़े बड़े सेठ, साहूकारों तथा धनी व्यक्तियों ने अपने निवास के लिए विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। ये हवेलियां कई मंजिला होती थी। शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़ तथा मेवाड़ क्षेत्रों की हवेलियां स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। तो आप लिखते जाइएगा कौन कौन सी हवेलियों के नाम आते हैं और वो कौन कौन से क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है। इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य और कलात्मक हैं। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ आदि कस्बों में खड़ी विशाल हवेलियां आज भी अपने स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जों, बरामदों और झरोखों के पर बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की हवेलियां राजपूताना के आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ पर पटुओं की हवेली अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। यह सेठ गुमानचंद बापना द्वारा बनवाई गई 5 मंजिला हवेली है, क्योंकि उनके 5 पुत्र थे गुमानचंद बापना के, इसलिए अपने 5 पुत्रों के लिए उन्होंने 5 मंजिला इस हवेली का निर्माण करवाया। इस हवेली के जाली, झरोखे बरबस ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
पटुआ की हवेली के अतिरिक्त जैसलमेर में स्थित सालिम सिंह की हवेली का, तो देखिए इनके नाम लिखते जाइएगा कौन कौन सी हवेली कहाँ है। पटुआ की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, उसका शिल्प सौंदर्य भी बेजोड़ है। इस 9 खंडी हवेली में देखिए कितने खंड है इसमें, 9 खंड। हवेली के प्रथम 7 खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं। बाद में लकड़ी के दोनों खंड उतार लिए गए। जैसलमेर में नथमल की हवेली, तो देखिए पटुआ की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली शिल्पकला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। कौन सी? नथमल की हवेली। इस हवेली की शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया था कि वे हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं, इस कारण इसका शिल्प अनूठा है। बीकानेर की हवेलियाँ कौन कौन सी प्रसिद्ध है, लिखते जाइएगा। बीकानेर करके डैश करके आप उनके नाम लिखते जाना। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली, इसका निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत ने करवाया था। इसके अतिरिक्त बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। इन हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है तथा आधार को तराश कर बेल बूटे, फूल पत्तियां आदि उकेरे गए हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। शेखावटी की हवेलियां स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है। तो देखिए स्वर्ण नगरी के रूप में शेखावटी की हवेलियाँ। नवलगढ़, झुंझुनू में 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपने शिल्प सौंदर्य को बिखेरे हुए हैं। यहाँ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार, भगेरिया की हवेलियाँ, तो देखिए ये सब नाम देके पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो ये झुंझुनू में है, नवलगढ़ में। बिसाऊ, झुंझुनू में नाथुराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली प्रसिद्ध है। झुंझुनू में टिबड़ेवाला की हवेली, इसरदास मोदी की हवेली अपने शिल्प वैभव के कारण अलग ही छवि लिए हुए है। डूंडलोद, झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयंका, मुकुंदगढ़, झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण एवं केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ। चिड़ावा, झुंझुनू में बागड़िया की हवेली। महनसर, झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली। श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले की ये ऊंची ऊंची हवेलियां बलुआ पत्थर, ईंट, जिप्सम तथा चूना, काष्ठ तथा ढलवा धातु के समन्वय से निर्मित अपने अंदर भित्ति चित्रों की विशेष छटा को लिए हुए हैं। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयंका की हवेलियां भी भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चुरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयंका की हवेली, मंत्रियों की हवेली प्रमुख है। खिंचन, जोधपुर में लाल पत्थरों की गोलेछा एवं टाटिया परिवारों की हवेलियां भी कलात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर का हवा महल, नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप हैं। राजस्थान में मध्यकाल में वैष्णव मंदिर भी हवेलियों जैसे ही बनाए गए हैं। इनमें नागौर के बंशीवाले का मंदिर, जोधपुर का रणछोड़ का मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, जयपुर का कनक वृंदावन आदि प्रमुख हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने तथा राजस्थानी स्थापत्य कला को संरक्षण देने के लिए वर्तमान में अनेक हवेलियों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अब देखेंगे जल स्थापत्य। जल स्थापत्य राजस्थान की पहचान मरुधरा के रूप में की जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। तो देखिए मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण जल का यहाँ विशेष महत्व रहा, तो उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए इस प्रकार का निर्माण कराया गया और उन्हें कलात्मक स्वरूप भी प्रदान किया गया। तो इसका इतिहास और सौंदर्य तो अनूठा है ही, जल की महत्ता तो विश्व भर में स्वीकार की जाती है, परंतु रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। तो देखिए कौन कौन से जल के स्रोत हैं। कुआं, राजस्थान में ये उपयोगी जल स्रोत है। इसके निर्माण में तकनीकी जटिलताएं नहीं होती। शेखावाटी के रेतीले क्षेत्र में इन कुओं को खूब सजाया जाता है तथा बहुरंगी चित्रकारी की जाती है। कुआं खुदवाने में समाज के मध्यम वर्ग का सहयोग रहा। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पर पड़ा।
बाड़मेर जिले में बाटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण कला से निर्मित संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। तो देखिए संगमरमर का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर जिले के बाटाड़ू गांव में। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण कारक हैं। इनका स्रोत बरसाती पानी होता है। टांके हौज पक्के होते थे। इनमें बारिश का पानी नहरों के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता था। टांके निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के होते थे। टांकों के अच्छे उदाहरण किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे प्रमाण हैं। तो यदि पूछा जाता है कि मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे प्रमाण कौन से हैं, तो वो है टांके। राजस्थान में जनजीवन में बावड़ियों का बहुत अधिक महत्व रहा है। इनके निर्माण कार्य में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाता था। इस कारण इनके निर्माण में व्यय भी अधिक होता था। राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इन्हें बनाने में धन खर्च करते थे। तो देखिए जन सेवा के लिए तथा अपने राज्य में थोड़ा अपना राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिससे जनता को सुविधा हो, इस प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जाते थे राजाओं और रानियों के द्वारा। तो विशेषकर रानियों के द्वारा बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है, जिसमें प्रसिद्ध बावड़ियों के नाम भी अभी देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो इसमें उनके निर्माण संबंधी सूचनाएं भी शिलालेखों पर खुदवाई जाती थी, जिससे उनके प्रशस्तियाँ कहा जाता है, जिनसे निर्माताओं के कारीगरों की जानकारी मिलती है। टोक के पास नगर के अवशेषों में मिले एक लेख में बावड़ी निर्माण में भीनमाल के कुशल शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। तो देखिए टोक के पास नगर के अवशेषों से, नगर जगह का नाम है, एक लेख में बावड़ी निर्माण में भीनमाल के कुशल शिल्पियों का उल्लेख है। तो बावड़ी निर्माता कौन होते थे? भीनमाल के जो कुशल शिल्पकार होते थे, उनके विषय में उल्लेख मिला है टोक में। दौसा बांदी कुई के निकट आभानेरी की चांद बावड़ी संभवतः प्रदेश की सबसे कलात्मक बावड़ी है और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी है। मूर्तियों से सजी आभानेरी की इस बावड़ी के निर्माता का नाम अज्ञात है, किंतु लोक प्रचलित है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। जोधपुर महाराजा गज सिंह की मुस्लिम पासवान अनारा बेगम ने जोधपुर में एक बावड़ी बनवाई थी, जो आज भी विद्यमान है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह, जिनका कार्यकाल 1652 से 1680 का रहा है, उनकी पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी में लगी प्रशस्ति से बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों की वंशावली तथा कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डूंगरपुर के पास स्थित नोलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया। तो देखिए नोलखा बावड़ी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उपयोगिता के साथ साथ कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें सुंदर चित्र बने हुए हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। इस बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी नामक गांव है जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी, जो कारीगरी का श्रेष्ठ नमूना है। और इसी के पास एक शिलालेख भी मिलता है, जिसे घोसुंडी का शिलालेख कहा जाता है। तो ध्यान रखेगा कौन कौन सी बावड़ियाँ कहाँ हैं और उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम मूर्ति शिल्प। राजस्थान में मूर्ति शिल्प का इतिहास आज से लगभग 4500 वर्ष पुराना है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक पुरा सामग्री में मिट्टी तथा धातु की लघु मूर्तियां प्राप्त हुई है। कालांतर में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के कई शुंग कालीन मूर्तियां नगर, टोंक एवं रेड से मिली हैं। ये दोनों जगह हैं, नगर और रेड, दोनों टोंक जिले में है, जो लाल मिट्टी की पकाई हुई है। नोह भरतपुर से प्राप्त इस युग की यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। तो देखिए अगर परीक्षा में पूछा जाता है सीधा सा कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से मिली है, नोह भरतपुर से। ब्रजमंडल के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण प्रारंभिक मूर्तिकला के उद्भव विकास में पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर का क्षेत्र उसकी विशिष्ट भूमिका होती है। नोह में जाख बाबा की विशालकाय प्रतिमा शुंगकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ मिली है, नोह भरतपुर में, और ये शुंगकालीन मूर्ति है।
यह एक चतुर्मुखी प्रतिमा राजस्थान की भारतीय मूर्ति विज्ञान को अनुपम देन है। इस युग की यक्ष यक्षी की मूर्तियां भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्राचीन काल में शिव मूर्ति शिल्प में भी राजस्थान की अनुपम देन है। इस दृष्टि से भरतपुर क्षेत्र की विशेष भूमिका रही। इस क्षेत्र के चोमा, भंडपुरा, गामड़ी आदि स्थानों से शुंग कुषाणकालीन शिवलिंग मिले हैं। रंगमहल, हनुमानगढ़ से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग की बहुचर्चित मृण मूर्ति में शिवलिंग के मुख भाग में जटा मुकुटधारी शिव को मानवाकृति प्रदान की गई है। यह मूर्ति वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो देखिए, चोमा, भंडपुरा, गामड़ी इन स्थानों से शुंग कुषाणकालीन शिवलिंग मिले हैं। तो जो फैक्ट हम बड़ी बड़ी गाइड्स में ढूंढते हैं और वहाँ पर भी वो मिस होते हैं, इन कक्षा 11 की और राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत वो दिए हुए हैं। तो आपको इधर उधर कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, केवल आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर लेंगे तो भी बहुत है। अब देखिए, बेराट जयपुर प्राचीन काल से ही राजस्थान में बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ से प्राप्त मौर्यकालीन बौद्ध अवशेषों में बौद्ध मंदिर, मठ आदि के होने के प्रमाण मिले हैं। भरतपुर क्षेत्र से अनेक रोचक कुषाणकालीन प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ बोधिसत्व मूर्तियाँ भी मिली हैं। बोधिसत्व महात्मा बुद्ध के जीवन की वह अवस्था है जब वे बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। बुद्ध की प्रतिमा सदैव ही करुणा, प्रेम और सौहार्द की प्रतीक मानी गई है। भरतपुर संग्रहालय में भगवान बुद्ध की कपर्द रूप में मंडित केश, देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति कपर्द रूप में मंडित केश, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केश तक मुंडित करा लिए और केवल बालों की एक लट सिर पर लटकने दी। इस आशय की मूर्ति को करपर्द की संज्ञा मिली। तो देखिए, करपर्द मूर्ति क्या होती है, ये दे रखा है कि केश मुंडित कराने पर केवल बालों की एक लट ही सिर पर रहने देती है, तो उसे करपद रूप कहा जाता है। यह बुद्ध का रूप शीर्ष भरतपुर संग्रहालय में उपलब्ध है, जो कुषाणकालीन कला का उल्लेखनीय उदाहरण है। इस प्रकार राजस्थान में गुप्त काल से मूर्तिकला का विकास हो चुका था, परंतु गुप्त काल में लगभग संपूर्ण भारत में मूर्तिकला का जो विकसित रूप देखने को मिलता है वैसा इसके पहले ही देखने को कभी नहीं मिला। गुप्त काल में मूर्तियों में मौलिकता है। इस युग की देव मूर्तियाँ गांधार कला से युक्त हैं। उन पर आध्यात्मिक एवं अलौकिक भावों की अभिव्यक्ति है। उनकी मुखाकृति सौम्य है, भाव भंगिमा में जीवंतता है, केश रचना में विविधता तथा मूर्तियों के पीछे कलात्मक प्रभामंडल दर्शाया गया है। देव परिवार का आशातीत रूप से विस्तार गुप्त युग में देखने को मिलता है। यद्यपि राजस्थान सीधे गुप्त साम्राज्य, देखिए राजस्थान सीधे रूप से गुप्त साम्राज्य का अंग नहीं था, परंतु कला के क्षेत्र में हो रहे मौलिक परिवर्तनों तथा प्रयोगों का यहाँ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राजस्थान में इस युग के बचे हुए मंदिरों में हाड़ौती क्षेत्र का मुकुंदरा तथा चार चोमा का शिव मंदिर उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त नगरी चित्तौड़गढ़, गंगधार, झालावाड़, मंडोर, जोधपुर में भी भव्य देवालय थे, जिनकी मूर्तियाँ अतीत वैभव को रेखांकित करती है। इटालियन विद्वान टेसिटोरी ने बीकानेर के इर्द गिर्द गुप्तकालीन मृण मूर्तियों की अमूल्य धरोहर की खोज की। वे प्रारंभिक गुप्तकालीन मूर्ति कला की साक्ष्य हैं। वर्तमान में ये बीकानेर संग्रहालय की धरोहर है। ये मृण मूर्तियाँ पौराणिक देवी देवताओं के साथ ही जनजीवन की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। तो देखिए, बार बार जो आ रहा है ना मृण मूर्तियाँ, तो ये मिट्टी की बनी मूर्तियों को मृण मूर्तियाँ कहते हैं। गुप्त काल की शैव धर्म से संबंधित राजस्थान की शैव मूर्तियां भी कम रोचक नहीं हैं। रंगमहल से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग, उमा महेश्वर की मूर्तियां विशेषतः उल्लेखनीय है। लिंग के मुख भाग में त्रिनेत्र एवं जटा मुकुटधारी शिव की आकृति प्रदर्शित कर कुशल शिल्पकार ने लिंग तथा पुरुष विग्रह का एक साथ ही सुंदर समावेश किया है। प्रस्तर अर्थात पत्थरों से निर्मित अनेक महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मूर्तियां राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। ये सभी विष्णु की मूर्तियां हैं और विशालकाय हैं। रूपावास भरतपुर की चक्रधर द्विभुजी विष्णु, तो देखिए रूपावास भरतपुर में चक्र को धारण करे हुए दो भुजाओं वाले विष्णु की मूर्ति, सर्पफणा बलराम की विशालकाय प्रतिमाएं हैं। गुप्त काल की प्रस्तर निर्मित कला की श्रेष्ठताओं से युक्त ये मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त भीनमाल जालोर, हेमावास पाली से भी विष्णु मूर्तियां प्राप्त हुई है, वो दर्शनीय हैं।
राजस्थान में गुप्त काल से पूर्व की जैन प्रतिमाएं नहीं मिली हैं। इस दृष्टि से भरतपुर संग्रहालय में प्रदर्शित तथा जमीना से प्राप्त तीर्थंकर आदिनाथ एवं नेमिनाथ की मूर्तियां विशेष महत्व की हैं। इन पर गुप्तकालीन कला की परंपरा की स्पष्ट छाप है। गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्य काल में राजस्थान की मूर्तिकला में परिपक्वता प्राप्त कर ली थी। देवी देवताओं आदि की मूर्तियों का आधार गुप्तकालीन माधुर्य तथा कोमलता तो बनी रही, परंतु उनमें शक्ति, शौर्य, भावुकता का संपुट जोड़ा गया। इस युग में देवी देवताओं में विश्वास बढ़ने से उनका कई रूपों में अंकन किया गया। राजस्थान की इस युग की मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता, आकृतियों की बहुलता, देव रूपों की विविधता आदि देखने को मिलती है। गुप्तोत्तर काल में कसुमा, सिरोही, झालरापाटन, झालावाड़ में चंद्रभागा के तट पर शिव मंदिर निर्मित हुए, जो आज भी विद्यमान है। चंद्रभागा का शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। कब का है? 689 6089 जो एडी है उस समय का ये मंदिर है। इस युग में मेवाड़, उदयपुर तथा वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी अनेक शिव मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। ये मूर्तियाँ प्राय पत्थर की है। देव मूर्तियाँ अलंकृत प्रभा मंडल और चौकी सहित है। डूंगरपुर संग्रहालय में इनका समृद्ध संग्रह है। इस क्षेत्र के तनेसर से प्राप्त मूर्तियाँ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा अमेरिका तक के संग्रहालयों में पहुँच चुकी हैं। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी में मूर्तिकला अपने विकास की क्रमिक यात्रा करते हुए चरमोत्कर्ष की ओर प्राप्त हुई। तो देखिए, मूर्तिकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? 8वीं से 13वीं शताब्दी। इस युग में पूरे राजपूता में मंदिरों का जाल बिछा। राजपूताना में आज भी इस युग की कीर्ति का बखान करने वाले अनेक मंदिर इसके प्रमाण हैं। इस युग की विरासत में मिली कला परंपराओं ने आवश्यकतानुसार परिवर्तन को विकास ही नहीं किया, वरन देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों की शास्त्रानुसार परिकल्पना कर उन्हें मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। मंदिर के बाह्य तथा आंतरिक संभाग देवी मूर्तियों से ही नहीं, वरन पौराणिक आख्यानों, सुरसुंदरियों, प्रणय लीन मूर्तियों तथा जनजीवन की झांकी से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस काल की मूर्तियाँ पूर्ववर्ती प्रतिमाओं की अनुकृति मात्र नहीं, वरन अपने युग की धार्मिक चेतना एवं भाव भूमि की वास्तविक प्रतिबिंब है। इस युग की धातु मूर्तियों ने मूर्तिकला को नए आयाम प्रदान कर कला का इतिहास रच दिया। आबू पर्वत के देलवाड़ा, पाली के केकीकन, भिलवाड़ा में बिजोलिया तथा मेनाल आदि ऐसे स्थल हैं जहां से मंदिरों के ऐतिहासिक भव्य कलात्मक मूर्तियां हैं। ये मंदिर मूर्तिकला की खान है। धार्मिक सद्भाव और सौहार्द राजस्थान की मध्ययुगीन कला का प्रमुख स्वर है। विभिन्न संप्रदायों के मध्य समन्वय यहाँ की विशिष्टता है। मंदिर और मूर्तिकला इसके साक्ष्य है। ओसिया में वैष्णव, शैव, देवी तथा जैन मंदिर साथ साथ है। वैष्णव तथा शैव संप्रदाय की उदारता एवं सहिष्णुता के प्रतीक परिणाम स्वरूप विष्णु शिव के संयुक्त रूप हरिहर लोकप्रिय बने। शिव अपनी शक्ति से संपृक्त हो अर्धनारीश्वर बन गए। सूर्य तथा विष्णु का संयुक्त रूप सूर्य नारायण के रूप में अवतरित हुआ। धार्मिक संभाव के फलस्वरूप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समान धरातल पर कल्पित किया गया। उनमें कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है। लोदरवा जैसलमेर, बारडोली चित्तौड़, झालरापाटन झालावाड़ और कटारा भरतपुर में त्रिदेवों का अंकन हुआ है। ये मध्यकालीन मूर्तिकला की अनुपम निधियां हैं। पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार शासक सभी धर्मों के प्रति उदार थे। यहाँ वे स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी थे, किंतु उन्होंने जैन धर्म को भी प्रश्रय दे रखा था। यही कारण रहा कि इस युग में जैन धर्म फला फूला। अनेक सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण तथा तीर्थंकरों की मूर्तियों का बहुतायत में मिलना इसका प्रमाण है। नाडोल पाली, ओसिया जोधपुर, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली, झालरापाटन झालावाड़, केशवराय पाटन बूंदी, लाडनू नागौर, पल्लू गंगानगर आदि स्थलों में जैन देव प्रतिमाएं स्थापित है। ओसिया के सचिया माता मंदिर के प्रांगण में स्थित प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अंकन धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। देलवाड़ा के विमल वसई तथा लूण वसई मंदिरों में कृष्ण लीला का अंकन इसी भावना का सूचक है। इसी प्रकार हिंदू प्रतिमाओं में सरस्वती का जो महत्व है, वही वाग्देवी सरस्वती का जैन संप्रदाय में भी है। पल्लू, लाडनू, नाडोल, अर्थोना की जैन सरस्वती प्रतिमाएं राजस्थान की मध्यकालीन कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। राजस्थान में 15वीं शताब्दी से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग की शुरुआत मानी जाती है। मेवाड़ में महाराणा कुंभा का उदय सांस्कृतिक इतिहास की बड़ी घटना है। कुंभा ने कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अचलगढ़ में कुंभ स्वामी नामक विष्णु के मंदिर बनवाए। कुंभा द्वारा चित्तौड़
में निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है, को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। भारतीय इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जीवन के व्यावसायिक, ये देखिए यहाँ पर जीवन के व्यावहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है। किसका कथन है? गोपीनाथ शर्मा का विजय स्तंभ के संदर्भ में। 16वीं से 17वीं शताब्दियों में राजपूत और मुगलों के मध्य जिस मैत्रीपूर्ण संबंध का श्री गणेश हुआ, उसमें मंदिर और मूर्तिकला को प्रभावित किया। अकबर के शासनकाल में आमेर नरेश महाराजा मान सिंह ने वृंदावन मथुरा में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, जो मुगल साम्राज्य में बना सर्वोत्कृष्ट और भव्य देवालय है। उनकी रानी कनकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की पुण्य स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि का भव्य वैष्णव मंदिर बनवाया। मानसिंह ने बंगाल से पाल युगीन शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में प्रतिष्ठित करवाई। उदयपुर में 17वीं शताब्दी में निर्मित जगदीश मंदिर एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, जो कि वैष्णव मंदिर है। जगदीश मंदिर की मुख्य प्रतिमा भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुप्रतिष्ठित है। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा है। लगभग इसी काल की वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मूर्तियां नाथद्वारा में श्री नाथ जी की, कांकरोली में द्वारकाधीश, कोटा में मथुरेश जी, जयपुर में गोविंद देव जी तथा बीकानेर में रत्न बिहारी जी की है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये कौन कौन से मंदिर है, ध्यान रखिएगा और वन लाइनर में लिखते जाइएगा। इस प्रकार राजस्थान में मूर्तिकला की एक समृद्ध परंपरा रही। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद भी राजस्थान में मंदिर का निर्माण होता रहा और उनमें मूर्तियों स्थापित होती रही। मध्यकालीन मूर्तिकला में जीवंतता, सौंदर्य, अलंकारिता, कलात्मकता, गतिशीलता और समन्वयवादिता के दिग्दर्शन होते हैं। अब देखेंगे राजस्थानी चित्रशैलियाँ। राजस्थानी चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्होंने 1916 में राजपूताना पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रशैली को भी शामिल किया, परंतु अब व्यवहार में राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। वस्तुतः राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो प्रांत की धरोहर है और पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थान चित्रशैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। उनकी समृद्धि के अनेक केंद्र हैं। यह राजस्थान के व्यापक भूभाग में फैली हुई है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट है। तो देखिए जन्मभूमि कहा जाता है मेदपाट अर्थात मेवाड़। इसमें अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक परंपरा में अनेक सचित्र ग्रंथ, लघु चित्र, भित्ति चित्र उपलब्ध होते हैं। उनके उद्भव को रेखांकित करने में इसने सहयोग किया। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्रशैली मुगल काल में समन्वय स्थापित कर परिमार्जित होने लगी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिला। कब? 17वीं शताब्दी से। कतिपय विद्वान 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। आगे चलकर अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और लड़खड़ाती आर्थिक दशा से राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा, फिर भी कला किसी न किसी रूप में जीवित रही। देखेंगे राजस्थानी चित्रशैलियों का वर्गीकरण। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को हम 4 शैलियों में, जिन्हें स्कूल कहा जाता है, विभक्त कर सकते हैं। एक शैली में एक से अधिक उपशैलियां हैं, जैसा कि आगे दर्शाया गया है। तो देखिए इससे संबंधित वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें शैलियों का वर्गीकरण, उसकी उपशैलियाँ और उनसे संबंधित प्रमुख जो चित्रकार हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में रिविज़न के लिए वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए। परीक्षा में 90% आपके क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है मेवाड़ शैली, जिसमें चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ शैलियाँ हैं। मारवाड़ शैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। हाड़ौती शैली बूंदी, कोटा आदि। ढूंढाड़ शैली आम्बेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी है। विभिन्न शैलियों और उपशैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी चित्रकला मौलिक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता का प्राचुर्य, विषय वस्तु का वैविध्य, वर्ण वैविध्य, प्रकृति
परिवेश, देश काल के अनुरूप आदि विशेषताओं के आधार पर इसकी अपनी पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव चित्रण और चटकीले, चमकदार और दीप्तियुक्त रंगों का संयोजन विशेष रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर मानव जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का भी अंकन किया। मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क, विलासिता, अंतपुर के दृश्य, पतले वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से देखने को मिलता है। चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित सभी विषय वस्तु संबंधित रहती है, उसका अनिवार्य महत्व रहता है। इस प्रकार चित्रों में विषय वस्तु एवं वातावरण का संतुलन बना रहता है। मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि की समता समान महत्ता रहती है। राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है। कलाकारों ने प्रकृति को जड़ न मानकर मानवीय सुख दुख से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। चित्र में जो भाव नायक के मन में रहता है उसी के अनुरूप प्रकृति को भी प्रतिबिंबित किया गया है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसे एक मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला का कलेवर प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में रहने के कारण अधिक मनोरम हो गया है। मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकारों को अधिक स्वतंत्रता थी। यही कारण था कि राजस्थानी चित्रकला में आम जनजीवन तथा लोक विश्वासों को अधिक अभिव्यक्ति मिली। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजस्थानी चित्रशैली के कलाकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। अब देखेंगे मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण कौन सी शैली में है? मेवाड़ शैली में। प्रारंभिक चित्रित नमूनों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सुपार्श्वनाथ चरितम प्रमुख है। महाराणा कुंभा के समय कला की उल्लेखनीय प्रगति हुई। महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इस चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। इन चित्रों में भारत को 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं। चित्रकला की दृष्टि से महाराणा जगत सिंह का काल स्वर्णयुग कहा था। देखिए, तो मेवाड़ शैली का जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्णयुग कहलाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। इस समय साहेबदीन कलाकारों ने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए। 17वीं शताब्दी के अंत तक मेवाड़ शैली में बड़ा निखार आया। जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित था। इसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता था। मेवाड़ शैली चित्रकला की मूल शैली रही है। मेवाड़ शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव भी दर्शाया गया है। नाथद्वारा शैली में श्री नाथ जी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, अतः यहाँ श्री नाथ जी की विभिन्न झांकियों के चित्र विशेष रूप से बनाए गए हैं। श्री नाथ जी को यहाँ श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इसी कारण विविध कृष्ण लीलाओं के चित्रों में अंकित करने की प्रथा यहाँ प्रचलित हुई। मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया इतिहास जोड़ता है। श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। वर्तमान में इस शैली में श्री नाथ जी के प्राकट्य एवं लीलाओं से संबंधित असंख्य चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कागज और कपड़े पर बनने लगे। इस शैली की पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दर्शाई गई, जिसमें केले के वृक्ष की किसकी प्रधानता है? नाथद्वारा शैली में केले के वृक्ष की। 18वीं शताब्दी में बने नाथद्वारा शैली के चित्रों में अधिक कलात्मकता है, परंतु बाद के चित्रों में व्यावसायिकता का पुट अधिक आ गया। जब महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया, तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाते थे।
जिन्हें प्रारंभ से ही चित्रकला में गहरी अभिरुचि थी। इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इस शैली को मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ की समन्वित शैली के रूप में देखा जा सकता है। इस शैली में हरे पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। मारवाड़ शैली के विषय मूल रूप में अन्य शैलियों से भिन्न है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। ढोला मारूरा दुहा, वेली किशन रुक्मणी री, वीरमदे सोनगरा री बात, चंद्रकुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई आदि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। इस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों के नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं का सुंदर चित्रण भी हुआ है। बारहमासा चित्रण तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिका के मनोभाव का सफल उद्घाटन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है। हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का ऐतिहासिक महत्व है। जोधपुर शैली में एक मोड़ राजा जसवंत सिंह के समय में आया। देखिए, जोधपुर शैली में मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया, जब कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस चित्रों में दृष्टव्य हुआ। 19वीं शताब्दी में महाराणा नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा, अतः राजा मानसिंह के समय चित्रकला मठों में परिपोषित हुई। मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली का भी प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बीकानेर शैली का उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण इन मुस्लिम कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता था। कालांतर में इन उस्तादों को उस्ता कहा जाने लगा। इन्होंने उस्ता कला को जन्म दिया। तो अब क्या होती है उस्ता कला? ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण उस्ता कला कहलाती है। यह बीकानेर की एक अनोखी विशेषता है। अकबर के स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। इस काल में रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण से संबंधित चित्र तैयार हुए। बीकानेर शैली में मुगल शैली और दक्कन शैली का समन्वय है। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशेष स्थान है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव है। सावंत सिर्फ उर्फ नागरीदास, सावंत सिंह जो नागरीदास के नाम से रचनाएं किया करते थे, उनके शासनकाल में इस शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान हुआ। नागरीदास के काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने किशनगढ़ की कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इस शैली का प्रमुख चित्र बनी ठनी है और ऐसा माना जाता है कि ये जो सावंत सिंह थी उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया, उसी का चित्र है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला इस शैली का लक्षण है। काम और आध्यात्मिक प्रेम ने किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवन दान दिया। हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण की बहुलता है, तो इसी कारण इसे पक्षी शैली भी कहते हैं बूंदी शैली को। यहाँ के शासक राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित थे। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्रों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ के शासक भाव सिंह की कला प्रियता ने संगीत, काव्य और चित्रकला को उत्कृष्टता प्रदान की। 17वीं सदी में बूंदी में उत्कृष्ट चित्र बने। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में मोड़ आया। इसमें भावनाओं की सहजता और प्रकृति की विविधता है। पशु पक्षियों, सतरंगे बादलों, जलाशयों का चित्रण बहुलता से हुआ है। बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्णलीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाइयाँ और उत्सव का अंकन बूंदी शैली के चित्रों के आधार रहे। कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का चित्रण
अत्यंत सुंदर हुआ है। बूंदी कलम की ही शाखा कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। राम सिंह के पश्चात महारावल भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित हुआ। कोटा शैली में राजा उमेद सिंह के शासनकाल में नया मोड़ आया। उनके शिकार प्रेम के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण भी हुआ, जो कोटा शैली का प्रतीक बन गया। 1768 ईस्वी में डालू नामक के चित्रकार द्वारा रागमाला सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। और देखिए, शिकार शैली कहा जाता है कोटा शैली, क्योंकि इसमें राजाओं के साथ में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब देखेंगे ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। रचनामा, तो देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसे रज्मनामा नाम दिया गया। उसकी प्रति अकबर के इस शैली के चित्रकारों ने तैयार की। इसमें 669 बड़े आकार के चित्र है, 169 बड़े आकार के चित्र। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्र ग्रंथों में यशोधरा चरित्र है। मानसिंह के पश्चात मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर चित्र शैली के विकास में योगदान दिया। इस समय बिहारी सतसई पर आधारित बहुसंख्य चित्र बने। आमेर शैली के चित्र रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए करवाई थी। इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है। जयपुर शैली का विकास महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में शुरू हुआ, जब 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना हुई। महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गया। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वर सिंह ने अपने समय साहिबराम नामक प्रतिभाशाली चितेरा था, जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। ईश्वर सिंह के पश्चात सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। इसके पश्चात सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रमुखता हुआ। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, जिन्हें आदमकद या व्यक्ति चित्र कहा जाता है, और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। उद्यान चित्रण में जयपुर के कलाकार दक्ष थे। तो देखिए, उद्यान चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर शैली में। जयपुर चित्रों में हाथियों की विविधता भी पाई जाती है। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत अलवर शैली के विकास में राव राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह ने विशेष योगदान दिया। अलवर की चित्रकला के उदय में विनय सिंह को वही योगदान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। उन्होंने राज्य में कला संग्रह को वैभवशाली बनाया। इनके प्रमुख चित्रकार बलदेव था। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को बलदेव से चित्रित करवाया। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय है। वेश्याओं के चित्र, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। महाराजा शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ था। मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। चिकने एवं उज्ज्वल रंगों का प्रयोग इसी शैली में हुआ। राजस्थान की विभिन्न शैलियों में अपनी विशेषताओं के कारण अलवर शैली लघु चित्रण की अपनी पहचान है। उनियारा और शेखावटी चित्रशैली परंपरा ढूंढाड़ चित्रशैली की शाखाएं हैं। उनियारा शैली पर जयपुर एवं बूंदी शैली का प्रभाव है। नरूका ठिकाने वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस शैली के श्रेष्ठ कलाकार धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि किससे संबंधित है। ये है उनियारा शैली से। जयपुर शैली की भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय प्रदान किया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण विशेष दर्शनीय है। फतेहपुर स्थित गोयंका की हवेली भित्ति चित्रों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। कंपनी शैली का प्रभाव हवेली चित्रणों पर देखने को मिलता है। शेखावटी शैली में तीज त्योहार, होली, दीपावली के उत्सवों का अंकन, शिकार, महफिल, नायक नायिका भेद और अन्य श्रृंगारी भावों का अंकन भी हुआ है। और अब देखिए आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है। किलो का सिरमौर किसे कहा गया है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, घाघरोन, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को कहा गया है किलो का सिरमौर। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है?
रणथंभौर दुर्ग को। जल दुर्ग का उदाहरण है, तो कौन सा है जल दुर्ग? गागरोन। लोहागढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? करौली जिले में। जैन धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किराड़ू बाड़मेर में है। पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? नाथद्वारा शैली की। बणी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो बणी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा पटवों की हवेली कहाँ है। तो ये था मित्रों राजस्थानी स्थापत्य कला, मूर्ति शिल्प और मंदिर शिल्प से संबंधित हमारा वीडियो, जिसके अंतर्गत लगभग हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। और ये राजस्थान के कला एवं संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से आभार। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करवाती रहूं। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।